हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं कि हम रिएक्ट को स्टार्ट किस तरह कर सकते हैं। रिएक्ट के हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को देखेंगे, रिएक्ट की एनवायरनमेंट को हम देखेंगे। सबसे पहले पहले हमने नोड जेएस इंस्टॉल कर लेना है अपने सिस्टम के अंदर। आपका जो भी विंडोज़ है या लिनक्स है, जो भी आप यूज़ करें ऑपरेटिंग सिस्टम, आपने उसमें अपना नोड जेएस आपने इंस्टॉल कर लेना है। ये हमने पहले भी देखा था जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो आई होप आपने पहले से इंस्टॉलेशन की होगी। अगर नहीं तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका लेटेस्ट करंट वर्जन आपने इंस्टॉल करना है। और सेकंड नंबर पर आपने इंस्टॉल कर लेना है npm। और ये आपको इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो की। अब वहाँ पर जाकर वहाँ से आप इसकी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। इसकी इंस्टॉलेशन किस तरह से करनी है वो मैं आपको उसका तरीकाकार बताऊंगा npm को इंस्टॉल करने का। लेकिन समझने के लिए सबसे पहले पहले हमें ये देखना होगा npm है क्या। npm जो है बेसिकली एक पैकेज मैनेजर है जो कि हमें काम आता है जब भी हम अपनी कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो, रिएक्ट में चाहे क्रिएट कर रहे हो या चाहे हम जावास्क्रिप्ट पे किसी और लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क में क्रिएट कर रहे हो। अब ये पैकेज मैनेजर होता क्या है? बेसिकली हम जब भी अपनी एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे होते हैं तो हमें मुख्तलिफ पैकेजेस की जरूरत पड़ती है, मुख्तलिफ लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ती है। अब वो जो लाइब्रेरीज हम यूज़ करते हैं अपनी रिएक्ट वगैरह के एप्लीकेशन के अंदर या कोई भी और एप्लीकेशन हो, तो उनको इंस्टॉल करने के लिए अपनी एप्लीकेशन में हमें एक पैकेज मैनेजर चाहिए होता है जो उनको इंस्टॉल करे या उनके बीच में हमारा एक लिंक क्रिएट कर सके। उसके लिए हम जो है npm का सहारा लेते हैं अपनी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने के लिए। इनफैक्ट हम रिएक्ट को ही इंस्टॉल करने के लिए हम npm का सहारा लेंगे। तो इसलिए सबसे पहले पहले हमने npm को इंस्टॉल कर लेना है। और npm को इंस्टॉल करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? हम यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे सबसे पहले पहले। तो यहाँ पर हम जाएंगे गेटिंग स्टार्टेड में। और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा होगा इंस्टॉलिंग npm एंड node.js। अगर हम यहाँ पर देखें डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग npm एंड node.js, आपने ये कमांड कॉपी कर लेनी है। अब इस कमांड के अंदर देखिए लिखा हुआ है npm install -g npm। अब इसका मतलब क्या हुआ कि npm को हम कह रहे हैं कि आपने सबसे पहले पहले npm का पैकेज मैनेजर इंस्टॉल कर लेना है। कहाँ पर? -g की कमांड का मतलब ये है कि ग्लोबली आपने ये जब भी आप npm को कोई भी पैकेज आप इंस्टॉल कर रहे होंगे या कोई भी लाइब्रेरी आप इंस्टॉल कर रहे होंगे, तो आपने -g का कीवर्ड यूज नहीं करना हर बार। -g का कीवर्ड का मतलब ये है कि आपके सिस्टम के ऊपर थ्रू कमांड लाइन इंटरफेस आपके सिस्टम के ऊपर ये npm को इंस्टॉल कर ले। -g हम तब यूज करते हैं जब आप कोई भी चीज आप चाह रहे हो कि आपने मल्टीपल टाइम यूज करनी है, डिफरेंट फोल्डर्स में यूज करनी है, डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में यूज करनी है। तो उसके लिए जब आप चाह रहे होते हैं कि आपके सिस्टम के अंदर ये चीज़ मौजूद हो, ये पैकेज मौजूद हो या ये सॉफ्टवेयर मौजूद हो, तो उसके लिए आप यहाँ पर npm के बाद -g का कीवर्ड लिखते हैं npm इंस्टॉल के बाद। लेकिन अब जब हमने npm ग्लोबली इंस्टॉल करना है, हम चाहते हैं पूरे सिस्टम में हमारे अवेलेबल हो ताकि हम कहीं पर भी उसको यूज़ कर सकें, तो हम उसके लिए npm इंस्टॉल -g की कमांड यहाँ पर मेंशन करेंगे। हम इसको कॉपी कर लेते हैं। अब हम चलेंगे अपने कमांड लाइन इंटरफेस की तरफ, जो कि हमारे पास विंडोज़ में cmd की कमांड के थ्रू भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। लिनक्स वगैरह के अंदर भी आप उसको आपके पास जो टर्मिनल होता है आप वहाँ पर जाकर उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब इसमें आपने क्या करना है? आपने एक फोल्डर क्रिएट किया है, जैसे मैंने डी की डायरेक्टरी के अंदर एक क्लाउड कंप्यूटिंग का फोल्डर क्रिएट किया हुआ है। उसके अंदर मैंने क्या करना है, कोई भी आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, आप रूट पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं npm को, कोई इसमें वो नहीं है, क्योंकि हमने -g लगाया हुआ है, तो वो उसको ग्लोबली ऑटोमेटिकली उसको सिस्टम पे इंस्टॉल कर लेगा। मैं उसी कमांड को यहाँ पर कॉपी कर दूंगा। और जैसे ही मैं कॉपी करूंगा, मैं रन करूंगा, तो मेरा जो npm पैकेज मैनेजर होगा वो मेरे सिस्टम पर इंस्टॉल हो जाएगा। तो इस वक्त हमारे पास देखिए कुछ स्क्रिप्ट्स रन होना स्टार्ट हो गई। इसका मतलब ये वो इंस्टॉलेशन उसने स्टार्ट कर दी है हमारे पैकेज मैनेजर की हमारे सिस्टम में। और कुछ ही देर में हमारा पैकेज मैनेजर जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। और यहाँ पर देखें अब हमारा पैकेज मैनेजर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। और इसके साथ ही साथ अब हमारे पास हमारे सिस्टम में npm मौजूद है। अब हम चलते हैं कि हमने रिएक्ट एप्लीकेशन अपनी कैसे क्रिएट करनी है। तो रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले पहले उसकी डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड इस वक्त मैं अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन में रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद हूँ। इसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट देख सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास उस लाइब्रेरी या उस टेक्नोलॉजी या उस लैंग्वेज के हवाले से कंप्लीट ट्यूटोरियल या कंप्लीट डिटेल मौजूद होती है कि क्या चीज़ क्यों यूज़ करते हैं। स्टार्ट से लेके एंड तक हर चीज़ अवेलेबल होती है। तो आप डॉक्यूमेंटेशन में जाकर उसकी डॉक्यूमेंटेशन रीड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम इस वक्त रिएक्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर मौजूद है। आप यूआरएल भी देख सकते हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट react.js.org हमारे पास उसकी ऑफिशियल साइट है। अब उसमें हमारे पास गेटिंग इंस्टॉलेशन के अंदर हमने सेक्शन में गए क्रिएट न्यू रिएक्ट ऐप के अंदर, और उसमें उसने हमें बताया कि आपने रन करनी है पहले पहले ये कमांड। हम क्या करेंगे, इस कमांड को अपने टर्मिनल में जाकर लिखेंगे और उसमें हम देखेंगे क्या चीज़ आपने बाय डिफॉल्ट लिखनी है और क्या चीज़ आप खुद से उसमें ऐड कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले पे लिखेंगे npx। क्यों? क्योंकि हम बता रहे हैं कि ये एक पैकेज मैनेजर के थ्रू आपने इंस्टॉल करनी है। ये लाइब्रेरी है, रिएक्ट जो है एक लाइब्रेरी है। तो लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए आपको एक पैकेज मैनेजर की जरूरत पड़ती है। और उसके अंदर मैं लिख दूंगा क्रिएट रिएक्ट ऐप, जो कि मुझे डॉक्यूमेंटेशन में बताया गया था।
अब उसके बाद जब मैं स्पेस दूंगा, स्पेस के बाद मैं यहाँ पर हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन में माई ऐप मौजूद है। आप यहाँ पर कोई भी अपनी एप्लीकेशन का नाम रख सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप कौन सी एप्लीकेशन का नाम यहाँ पर रखना चाह रहे हैं। बाकी की जो दो वर्ड्स थे वो बाय डिफॉल्ट आपने यहाँ पर मेंशन करने हैं, जैसे एनपेक्स क्रिएट रेट आप अपने यहाँ पे लाजमी मेंशन करना है। स्पेलिंग आप लाजमी उसको देखिएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर मेंशन कर देना, लेट्स से मैं यहाँ पे कहता हूँ माई माई फर्स्ट ऐप। वहाँ पर माई ऐप था, हमने माई फर्स्ट ऐप कर दिया और मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो हमारी यहाँ पर इंस्टॉलेशन होगी रिएक्ट की लाइब्रेरी की। हमारी एक फोल्डर क्रिएट होगा, उसके अंदर हमारे पास कंप्लीट इन्वायरमेंट होगा जिसके अंदर हम अपनी रिएक्ट की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो अब देखिए कुछ ही देर में हमारे पास यहाँ पर इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी और आप देख सकते हैं हमारे पास आना स्टार्ट हो गया, क्रिएट न्यू रिएक्ट ऐप, इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलिंग पैकेजेस एंड ऑल दैट, पूरा उसका इन्वायरमेंट इंस्टॉल कर रहा है। और उसके बाद हमारे पास जब ये इंस्टॉलेशन हो जाएगी तब हम आगे इसकी तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब तक हमारे पास ये रिएक्ट की एप्लीकेशन हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। अब इसके अंदर में वो कह रहा है कि यहाँ पर हमारे पास दो कमांड उसने मेंशन की हुई हैं। हमने फर्स्ट पे हम लोग सेकंड कमांड को फिलहाल नहीं देखते हैं, हम सिर्फ फर्स्ट कमांड को रन करेंगे। फर्स्ट कमांड में वो कह रहा है कि आपने इस फोल्डर पे नेविगेट कर जाना है। ये फोल्डर कहाँ पर बना हुआ है? मेरे इसी क्लाउड कंप्यूटिंग के फोल्डर के अंदर ये एक सब फोल्डर है। सीडी कमांड के थ्रू हम फोल्डर की तरफ के अंदर हम अपने आप को इस कमांड के प्रॉम्प्ट के थ्रू लेके जाते हैं। फोल्डर को अगर आपने एक्सप्लोर करना हो तो सीडी कमांड विंडोज में यूज़ होती है। अगर लिनक्स वगैरह में है तो एलएक्स वगैरह की कमांड यूज़ होती है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं क्लाउड कंप्यूटिंग का फोल्डर, तो उसमें हमारे पास पहले से तीन फोल्डर पहले से मौजूद थे। इसमें आप देख सकते हैं माई फर्स्ट ऐप का इसमें एक फोल्डर मौजूद है। अगर मैं इसको ओपन करूं तो देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर एक इन्वायरमेंट मौजूद है, मुख्तलिफ फोल्डर्स मौजूद हैं जो हमने रिएक्ट एप्लीकेशन को जब हमने इंस्टॉल किया तो उसने हमें ये फोल्डर्स क्रिएट करके दिए, जो अभी हम देखेंगे कि इनका रोल क्या होता है हमारी एप्लीकेशन के अंदर। मैं दोबारा अपने टर्मिनल में आ गया। मैं यहाँ पर इसी कमांड को दोबारा लिखता हूँ, CD, और मैं इस वक्त अपने फोल्डर में आ गया हूँ। अब मैंने इस फोल्डर को ओपन करना है अपने VS कोड के अंदर। तो VS कोड को कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू ओपन करने का क्या तरीकेकार है और कैसे VS कोड में उस पर्टिकुलर फोल्डर तक पहुंचना है, तो वो फोल्डर आपने कमांड टर्मिनल में ओपन कर लेना है और उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है कोड स्पेस डॉट। अब जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो है वो आपका VS एडिटर ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड, इस वक्त अभी हम अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन में मौजूद हैं, उसी फोल्डर में मौजूद है। हमारे पास उसके सब फोल्डर जो उसके अंदर थे वो ओपन हो चुके हैं। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ स्क्रीन को। अब इसमें डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को समझने की जरूरत है। हमारे पास सबसे पहले पहले नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर गिवन है। नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर में देखें कितना कुछ अवेलेबल है, लेकिन ये कुछ भी आपके काम का नहीं है। आपने इस नोड मॉड्यूल के फोल्डर के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी। ये होता क्यों है? आपकी एप्लीकेशन में जितने भी आप पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं, जितने भी आप लाइब्रेरीज ऐड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए, जब भी आप उनको इंस्टॉल करते हैं तो उनकी जो वर्किंग होती है, उनकी जो प्रोसेसिंग होती है, उस सब का मटेरियल जो है वो नोन मॉड्यूल्स में जाकर सेव होता है और वहाँ से वो बेसिकली उनको पिक कर रहे होता है और आपको रिजल्ट दे रहे होते हैं। तो इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। वो इंस्टॉलेशन के दौरान ऑटोमेटिकली नोन मॉड्यूल्स को फोल्डर को डिटेक्ट करके उसके अंदर जो है अपना सारा उनके जो इंस्टॉलेशन का मटेरियल होता है वो सब वहाँ पर जाकर सेव हो जाता है। तो नोन मॉड्यूल्स को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। इसके अंदर आपने जाकर बिल्कुल एडिशन डिलीशन नहीं करनी, ये आपने वैसे के वैसे ही रहने देना है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फोल्डर है वो है हमारे पास पब्लिक का फोल्डर। पब्लिक के फोल्डर को अगर मैं ओपन करूँ, हमारे पास कुछ यहाँ पर आइकन्स हैं, इमेजेस हैं, हमारे पास कुछ जेसन की फाइल है। आपने आपका जो मेन चीज़ है, आपका जो मेन फोकस है वो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल है। और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल में भी आपने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी। उसकी वजह क्या है छेड़छाड़ ना करने की वजह क्या है? क्योंकि आपका काम इस रिएक्ट एप्लीकेशन में एच टी एम एल फाइल से आपका कुछ काम बिल्कुल नहीं है। ये पब्लिक का फोल्डर क्या कर रहा है, ये आपकी एप्लीकेशन को यहाँ पर एज एन एच टी एम एल जिस तरह हम लिखते हैं, तो आप जो एच टी एम एल लिखेंगे अपनी एप्लीकेशन वगैरह में, या जो भी आप फाइल्स वगैरह बनाएंगे, जो भी आप कंटेंट लिखेंगे, वो उसको एज एन एच टी एम एल यहाँ पर डिस्प्ले करवाएगा। ये ऑटोमेटिकली रिएक्ट उसको पिक करके पब्लिक फोल्डर में डिस्प्ले करवाएगा। ऑन बैकएंड आपको बिहाइंड द सीन्स करेगा। आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपने यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं करनी। आपने जो कुछ भी करना होगा वो हम आगे जाकर देखेंगे कि आपने कहाँ पर सारी अपनी कोडिंग करनी है, कहाँ पर प्रोग्रामिंग करनी है रिएक्ट में। इसके बाद हमारे पास आता है SRC का फोल्डर, जो कि बिल्कुल टोटली हमारे लिए बना हुआ है। हम इसमें जो चाहें कर सकते हैं। आपने जो प्रोग्राम लिखना है, जो फाइल क्रिएट करनी है, जो डिलीट करनी है, जो इंपोर्ट करनी है, एक्सपोर्ट करनी है, जो कंटेंट लिखना है, वो आप यहाँ पर मैनिपुलेट कर सकते हैं। मेरे पास कुछ फाइल्स मौजूद हैं, मैं बारी बारी उनको जाके देखता हूँ। ऐप डॉट सी एस एस, मेरे पास CSS की फाइल है। ऐप डॉट JS जहाँ पर मेरे पास हमने देखा था रिएक्ट के इंट्रो के अंदर कि किस तरह से हमारे पास जावास्क्रिप्ट डॉट JS की जो फाइल्स होती हैं वो यूज़ होती हैं हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन में प्रोग्रामिंग करने के लिए।
तो यहाँ पर हमारे पास कुछ चीज़ें इंपोर्ट हुई हैं। अगर आप कोई भी लाइब्रेरी या कोई भी फाइल इंपोर्ट करवाना चाह रहे हैं तो आपने इंपोर्ट का कीवर्ड मेंशन करना है, उसके बाद उसका नाम लिखना है। सीएसएस के लिए आपको नाम वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट इंपोर्ट करना ही काफ़ी है। अगर आप इमेज इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसका भी तरीकाकार यहाँ पर गिवन है कि आपने इमेज लिखना है, इमेज को कोई नाम दे देना है, और वो जो नाम है वो आपने यहाँ पर यूज़ करना है अपनी इमेजेस के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास फंक्शनल प्रोग्रामिंग हमें यहाँ पर यूज़ की गई है रिएक्ट की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट। आप इसको चेंज कर सकते हैं क्लास कंपोनेंट्स के अंदर भी, कोई इशू नहीं है, लेकिन फंक्शनल कंपोनेंट्स को हम लेकर ही आगे चलेंगे। तो इंपोर्ट करने के लिए आपने इंपोर्ट का कीवर्ड लिखना है, उसके बाद आपने उस चीज़ का नाम लिखना है जिसको आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, और उसके बाद आपने उसकी चीज़ का जो पाथ है वो आपने मेंशन करना है। फ्रॉम के कीवर्ड के बाद आपने इन्वर्टेड कॉमास में उसका पाथ मेंशन करना है। डॉट स्लैश डॉट 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 फॉरवर्ड स्लैश और बाकी सब कुछ हमने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एचटीएमएल में भी देखा था, वही सेम फॉलो होगा, कोई चेंजेस नहीं है उसमें। फिर हमारे पास फंक्शन का कीवर्ड यूज़ हुआ है। फंक्शन का कीवर्ड फंक्शनल कंपोनेंट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर रिटर्न के कीवर्ड में हमारे पास क्या मेंशन है, हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन का कंटेंट हमारे पास मैनेज है। ये रन कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है इसके अंदर, आप एक चीज़ आपने नोट करनी है कि आप जो भी रिएक्ट एप्लीकेशन में HTML मेंशन करेंगे आपने उसको मेंशन करना है एक पेरेंट डिव के अंदर। यानी कि आप दो डिव्स क्रिएट नहीं कर सकते रूट पे। आपने एक डिव क्रिएट करना है, उसके अंदर आपने अपनी सारी HTML लिखनी है, या आप अगर चाहें तो आपने ओपनिंग और क्लोजिंग टैग मेंशन करने हैं और उसमें आपने अपनी पूरी HTML लिखनी है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि रिएक्ट जो है वो एक कंपोनेंट में जितना भी उसके अंदर HTML होती है उसको एक ही टैग के अंदर रीड कर पा रहा होता है। तो इस वजह से आप चाहें तो आप इसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। ओपनिंग टैग को अगर आपने एम्प्टी छोड़ा है तो आप क्लोजिंग टैग को भी आपको छोड़ना होगा। मैंने इसको भी छोड़ दिया। मैं इसके अंदर से हमारे पास जो क्लास में हमारे पास गिवन था मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। तो आप यूं भी कर सकते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग छोड़ दें, लेकिन क्या हो रहा है आपने इनक्लोज करना है अपनी सारी HTML को विद इन दी टू टैग्स। यानी कि आप यहाँ पर कोई भी टैग दे सकते हैं लेकिन इनक्लोज आपके सारे इन दो टैग्स में होनी चाहिए। उसके बाद मेरे पास जो जावास्क्रिप्ट के लिए पोर्शन होता है वो मेरे पास ये रिटर्न से ऊपर वाला जो पोर्शन है ये मेरे पास जावास्क्रिप्ट के लिए होता है। यहाँ पर मैं अपनी जावास्क्रिप्ट सारी मेंशन कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर रिएक्ट की HTML की कंटेंट को यहाँ पर एज एन जावास्क्रिप्ट फाइल भी जावास्क्रिप्ट वेरिएबल में भी स्टोर करके उस वेरिएबल को यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें परफॉर्म कर सकता हूँ जो कि हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में परफॉर्म करेंगे भी। उसके बाद मैंने क्या किया हुआ है, अब मैंने इस फंक्शन को रीड कैसे करवाना है, सवाल यहाँ पर पैदा होता है। मैंने इसको बना तो लिया लेकिन मैं कैसे चाहूँगा कि मेरी ये रिएक्ट एप्लीकेशन तक पहुँचे, ये डिस्प्ले हो ब्राउजर में, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस कंपोनेंट को मुझे एक्सपोर्ट करना होगा। तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि आपने अपनी इस फाइल में से आप चाह रहे हैं कि ये डिफ़ॉल्ट पर एक्सपोर्ट हो। यानी कि एक होता है डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट, एक होता है जस्ट एक्सपोर्ट। जस्ट एक्सपोर्ट जो होता है वो आप इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर मल्टीपल फाइल्स हैं आपके पास, आप चाहते हैं कि हर फाइल अपने नेम से एक्सपोर्ट हो, तो उसके लिए आप जो है वहाँ पर एक्सपोर्ट के कीवर्ड के बाद उस फाइल का नाम लिखते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आपके पास मेजर एक कंपोनेंट है आप उसको एक्सपोर्ट करवाना चाह रहे हैं तो आप एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लिखते हैं। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी यहाँ पर सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड हटा दें, कोई इशू नहीं है। उसके बाद हमारे पास test.js की फाइल है, ये आपने इसको इसकी जरूरत नहीं है, ये ऐसी की ऐसी रहने दें, इसको डिलीट मत कीजिएगा, इसका कोई आपसे ताल्लुक नहीं है फिलहाल। फिर हमारे पास index.css की फाइल है, ये हमारे पास एक और फाइल है, यानी कि आप मल्टीपल फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह हमने पहले भी देखा था कि हमने main.css और normalize.css की फाइल्स क्रिएट की थी अपनी प्रोजेक्ट के अंदर, जो हमने जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट किया। फिर हमारे पास index.js की फाइल है जो कि हमारे पास इस फोल्डर में एक रूट फाइल है, जिसको के थ्रू हम अपने रेट को बताते हैं कि आपने कौन से कंपोनेंट्स रीड करने और कौन से नहीं करने। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपने डॉट ऐप के कंपोनेंट को मैंने इंपोर्ट किया हुआ है इस फाइल में, और उसको मैंने यहाँ पर रेंडर किया हुआ है। अभी देखिए रेंडर करने का मेथड क्या है, हम पहले भी देख चुके थे कि आपने कंपोनेंट्स को किस तरह से मेंशन करना है। हमने अपने कंपोनेंट्स को यूं मेंशन करना है, कंपोनेंट का नेम और उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश और ये हमारे पास इसका ग्रेटर देन का साइन। इस तरह से आप अपने कंपोनेंट को मेंशन करेंगे इन दो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स के। अब इसके अंदर हमने देखा था रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर जो है वो क्या कर रहा है, वो बता रहा है रिएक्ट एप्लीकेशन को कि आपने ये जो कंपोनेंट है इसके अंदर जो कंटेंट है उसको आपने रेंडर कर देना, और ये जो कंटेंट है हमारा ये बिहाइंड द सीन हमारे पब्लिक फोल्डर में इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल के अंदर हमारे पास यूज होगा। ये हमारे पास हो गया इंडेक्स डॉट जीएस की फाइल। हम जब मजीद इसके अंदर डिटेल में जाएंगे तो आपको मजीद समझ आएगी। ये कुछ बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट्स हैं इंडेक्स डॉट जीएस की फाइल के अंदर जो आपको एड डॉट जीएस की फाइल में नजर नहीं है।
उसकी वजह क्या है इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल में वो करने का, क्योंकि हम यहाँ पर कंपोनेंट को रेंडर करवा रहे हैं, और रेंडर करवाने के लिए हमने देखें इस चीज़ को यूज़ करना था, तो इसलिए हमने ये चीज़ हमारे पास कहाँ से है, हमने उसको इम्पोर्ट किया रिएक्ट डॉम के पैकेज से। तो ये हमारे पास इसलिए यहाँ पर आई, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। देखें रिएक्ट को हमने इम्पोर्ट किया फ्रॉम रिएक्ट पैकेज, क्यों, क्योंकि आपने उसको रिएक्ट को यहाँ पर यूज़ करना था, तो इस वजह से हमने यहाँ पर रिएक्ट का कीवर्ड जो है वो यहाँ पर इम्पोर्ट करके यहाँ पर मेंशन किया। तो कोई भी चीज़ अगर आप यूज़ करें किसी पैकेज से, आपको उस पैकेज को पहले उस चीज़ को उस पैकेज से इम्पोर्ट करवाना होगा, और उसके बाद आपने उसको अपनी फाइल में यूज़ करना होगा। ये हमारे पास होगा index.js की फाइल, जो कि बाय डिफॉल्ट इस फोल्डर की रूट फाइल है। इसको भी आपको चेंज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आपने अपनी फाइनल चेंजेस app.js की फाइल में करनी है, और उस app.js की फाइल को आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। फिर हमारे पास एक रेड का लोगो दिया हुआ है पहले से बाय डिफॉल्ट, यहाँ पर उसका पाथ दिया हुआ है हमारे पास। फिर हमारे पास दो और फाइल्स हैं जिनको हमारे पास कोई ज़रूरत नहीं, इनको भी आपको ऐसे के ऐसे ही रहने देना, डिलीट नहीं करना आपको, क्योंकि ये इन्वायरमेंट का हिस्सा है, ये यूज़ हो रही है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास डॉट गेट इग्नोर की फाइल है, जो कि हमारे पास गिटहब से रिलेटेड है, और फिलहाल इसका भी कोई यूजेज नहीं है, आप इसको भी फिलहाल इग्नोर कीजिएगा, इसको डिलीट मत कीजिएगा, रहने दीजिएगा, लेकिन इग्नोर कर दीजिएगा। इसका यूजेज किस तरह से जब हम गिटहब पढ़ेंगे तो हमारे और क्लियर होगा। फिर हमारे पास रूट के ऊपर अगर मैं देखूँ, हमारे पास जो रूट है इस फोल्डर का नहीं, जो ओवरऑल एप्लीकेशन का रूट है, उसमें हमारे पास पैकेज लॉग डॉट जेसन की फाइल है। ये फाइल हमारे पास तब आती है जब हम अपनी कोई भी इंस्टॉलेशन परफॉर्म कर रहे हों, यानी कि अगर आपने कोई भी पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल करने हैं, इसके अंदर कोई लाइब्रेरीज आपने इंस्टॉल करनी है, कोई डिपेंडेंसीज आपने इंस्टॉल करनी है, तो उसके लिए ये पैकेज फाइल यूज़ होती है। अगर मैं आपको दिखाऊं, लेकिन डिपेंडेंसीज के अंदर हमारे पास रिएक्ट का भी मेंशन है, रिएक्ट डॉम भी हमारे पास मेंशन है। तो यानी कि हमारे पास ये दो चीज़ें, दो पैकेजेस हमने देखा था इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल में यूज़ हुए थे, ये इंस्टॉल जब हमने रिएक्ट की इंस्टॉलेशन की तो हमारे पास ये दो पैकेज हमारे पास इंस्टॉल हुए। तो जितने भी आपके पैकेजेस होंगे वो आपके डिपेंडेंसीज में इंस्टॉल हो जाएंगे, लेकिन आपको इस फाइल से भी कोई फिलहाल सरोकार नहीं होना चाहिए। पैकेज डॉट जेसन की जो फाइल है वो बेसिक चीज़ है, उसके अंदर हमारे पास सारा लिखा हुआ है स्क्रिप्ट का, जो इसके अंदर हमारे पास, हम इसको स्टार्ट से देखना स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है। हमारे पास एप्लीकेशन का नेम, उसका वर्जन, उसके बाद हमारे पास डिपेंडेंसीज। अब डिपेंडेंसीज में क्या होता है कि आप बताते हैं कि आपके ने कौन कौन सी लाइब्रेरीज इंस्टॉल की हुई, यानी कि डिपेंडेंसीज को देखकर आपको पता चलेगा, किसी भी यूज़र को पता चलेगा, किसी भी डेवलपर को पता चलेगा कि आपने इस एप्लीकेशन में कौन कौन से पैकेजेस या कौन कौन सी लाइब्रेरीज यूज़ की हुई हैं। एट दिस स्टेज हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास लाइब्रेरीज हमें जो रिएक्ट को इंस्टॉल करते वक्त हमारे पास दी गई थी रिएक्ट की तरफ से, वो यहाँ पर इंस्टॉल हैं। जब हम इन फ्यूचर जाके मजीद लाइब्रेरीज को रिएक्ट में यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तो हम उनकी भी इंस्टॉलेशन यहाँ पर देखेंगे। स्क्रिप्ट्स में आपकी कमांड होती हैं, वो कमांड होती हैं जो आप रन करते हैं अपने रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर मुख्तलिफ पर्पजेज़ के लिए। स्टार्ट की कमांड जो होती है वो हम यूज़ करते हैं रिएक्ट एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए। बिल्ड की कमांड होती है अगर हम अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉयमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं तो हम बिल्ड की कमांड यूज़ करते हैं। टेस्ट और रिजेक्ट की कमांड उसके अकॉर्डिंगली होती है, इनको फिलहाल हम नहीं देखेंगे। बिल्ड और स्टार्ट की कमांड जो है ये दो इंपॉर्टेंट कमांड्स है। फिर जो हमारे पास नीचे का जो एरिया है वो भी हमारे पास, ये तीन हमारे पास और ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं, इनकी भी जरूरत नहीं है, ये हम रहने दीजिएगा, लेकिन ये इनके यूजेज है, लेकिन ये हमारे लिए नहीं है, ये रिएक्ट की इन्वायरमेंट के लिए, रिएक्ट की एप्लीकेशन के लिए। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर रीडमी की फाइल है। रीडमी की फाइल जो है वो हमारे पास रिएक्ट के हवाले से बताई जाती है कि रिएक्ट के, आई मीन इस रीडमी की फाइल से भी आपको कोई ताल्लुक नहीं है। इसके अंदर कुछ हमारे पास इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि क्यों हम यूज़ करते हैं npm स्टार्ट, क्यों npm टेस्ट और npm रन बिल्ड वगैरह यूज़ करते हैं, वो हम आगे देखेंगे क्यों यूज़ करते हैं। लेकिन ये हमारे पास एक बेसिक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर था रिएक्ट का। अब अब सवाल पैदा होता है कि हम रिएक्ट को स्टार्ट कैसे करेंगे, रिएक्ट की एप्लीकेशन को। तो आपने VS कोड में टर्मिनल के फोल्डर में जाना है, तो यहाँ पर आपने कर देना न्यू टर्मिनल। जैसे आप न्यू टर्मिनल करेंगे तब आपके पास यहाँ पर वही पाथ, उसी फोल्डर का पाथ जो है वो ओपन हो जाएगा। आपने एक बार दोबारा सिग्नलाइज कर लेना है कि आप वो उसी फोल्डर में हैं या नहीं। तो आप उसी फोल्डर में, जहाँ पर आपकी रिएक्ट की एप्लीकेशन का जो रूट फोल्डर है, माई फर्स्ट ऐप रूट फोल्डर है। अब क्या करना है आपने, इसमें आपने यहाँ पर लिखना है npm, क्योंकि हम npm का पैकेज मैनेजर यूज़ कर रहे हैं अपनी लाइब्रेरी को स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पर आपने मेंशन कर देना स्टार्ट। तो जब भी आप डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, अपनी एप्लीकेशन में कोडिंग प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे, आप वहाँ पर npm स्टार्ट लिखेंगे अपनी एप्लीकेशन को रन करने के लिए। मैं जैसे स्टार्ट पे क्लिक करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा, तो मेरी एप्लीकेशन जो है उसकी स्क्रिप्ट रन होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये कमांड कहाँ से मेरे पास रन हो रही है, हमने कहाँ पे उसको बताया हुआ है, हमने पैकेज और जेसन की स्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर हमने बताया हुआ है कि आपने रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट करनी है। जब भी हमें कहा जाएगा npm स्टार्ट का, तो हम इस कमांड को रन करेंगे। तब देखें वो कमांड हमारे पास यहाँ पर ये रन हो रही है, हमने रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट आ रहा है और यहाँ पर हमारी स्क्रिप्ट जो है वो रन होना स्टार्ट हो गई हैं। और ये पूरी हमारी एप्लीकेशन में SRC के फोल्डर में जितने भी हमने लॉजिक्स लिखे हुए हैं, जितने भी फाइल्स हमने क्रिएट किए हुए हैं, जितने भी कंपोनेंट्स क्रिएट किए हुए हैं, उन सबको वो पिक करेगा, बंडल में उनका बनाएगा और उनको जो है हमारे पास वो
पब्लिक फोल्डर जो यूज हुआ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, उसके अंदर वो बारी बारी हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले करना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे पास मेजर काम कहाँ पर है, वो हमारे पास है यहाँ पर एस आर सी के फोल्डर के अंदर। हमने एस आर सी के फोल्डर के अंदर प्रोग्रामिंग की, और वो चीज़ हमारे पास जो है वो पब्लिक फोल्डर में आएगी। अब किस तरह से आएगी, किस तरह से हमारे पास ये रन होगा, किस तरह से ब्राउजर में डिस्प्ले होगा, वो सब हम देखते हैं जैसे ही ये ब्राउजर में रन होना स्टार्ट हो जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी आ गया स्टार्टिंग का डेवलपमेंट सर्वर। इसका मतलब ये डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो चुका है, चलना स्टार्ट हो चुका है। अब अगर हम अपने ब्राउजर में जाएं, तो ब्राउजर में आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर लोकल होस्ट 3000 आ रहा है, यानी कि ये हमारे पास डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। लोकल होस्ट का सर्वर हमारे पास रिएक्ट वगैरह में आप 3000 से चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन 3000 ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। बेसिक फिलहाल भी आप यही यूज़ करेंगे, कुछ चेंज नहीं करेंगे। तो ऑटोमेटिकली वो ब्राउजर में ओपन कर देगा आपका ये ब्राउजर पेज ओपन कर देगा लोकल 3000 के नाम से। ये आपके उस एप्लीकेशन के साथ लिंक है रिएक्ट की, जो आपने npm स्टार्ट के थ्रू रन की हुई है। तो अगर आपने उसको क्लोज कर दिया अपने रिएक्ट के एप्लीकेशन को टर्मिनल से, तो यहाँ पर इसका रिजल्ट आपको डिस्प्ले इसका नहीं हो मिलना स्टार्ट होगा। तो हमारे पास यहाँ पर लोडिंग हो रही है, और कुछ ही देर में हमारे पास हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन जो है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगी। और लेकिन रिएक्ट ऐप हमारे पास टास्क बार में लिखी हुई है। मैं अगर आपको लेकर चलूँ हमारे पास टास्क बार हमारे हमने कहाँ पर दिया हुआ था, आप देखें हम अपनी एच टी एम एल में इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में की फाइल में अगर आप जाएँ, तो वहाँ पर आप देखें आपको टाइटल, यहाँ पर टाइटल के टैग में रिएक्ट ऐप बताया हुआ है। और यहाँ पर आप देखें डिव आईडी हमें दी हुई है रूट। और ये आईडी कहाँ पर हमने रिएक्ट यूज़ कर रहा है बाय डिफॉल्ट, उसको यहाँ पर उसने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट किया हुआ है। और उसमें उसने बताया हुआ है कि जो ऐप का कंपोनेंट में जितनी भी हमारे पास एच टी एम एल वगैरह है, वो आपने रन करनी है। और ये हमारे पास एच टी एम एल थी, जो कि इस वक्त आपको ब्राउजर में शो हो रही है। मैं दोबारा ब्राउजर में आ जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास लोगो है जो कि रन हो रहा है, और एडिट एस आर सी और एप डॉट जी एस एंड सेव टू रीलोड आ रहा है। मैं दोबारा ब्राउजर में जाता हूँ, टर्मिनल में अपने वी एस एडिटर में जाता हूँ। देखिए हमारे पास वही सब कुछ है यहाँ पर अवेलेबल। तो आई एम जी का टैग, एडिट एंड ऑल दैट मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। इसको रिमूव कर देते हैं हम, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कोड विद, सेव करता हूँ इसको। जैसे ही मैं सेव करूँगा देखें ऑटोमेटिकली, यानी कि आपको रिफ्रेश करने की जरूरत ही नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर दोबारा से वो रन हुई। अब अगर मैं ब्राउजर में जाऊँ, मुझे ब्राउजर को भी रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली मेरे ब्राउजर को उसने अपडेट कर दिया। तो इंडेक्स डॉट जब हम एच टी एम एल और जावास्क्रिप्ट को कंबाइन करके कर रहे थे डॉम वगैरह को, तो हमें बार बार एच टी एम एल को रिफ्रेश करना पड़ा था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आप सेव करते हैं अपनी फाइल्स को वीएस एडिटर में, वो ऑटोमेटिकली रीरन होता है, वो सर्वर दोबारा से रीलोड होता है, और उसके बाद ऑटोमेटिकली उसके अंदर आपके ब्राउजर में वो अपडेट्स शामिल हो जाती हैं। तो ये था इसका सबसे पहले पहले एक इंट्रोडक्टरी वीडियो, एक गेटिंग स्टार्टेड वीडियो कि किस तरह से हमारे पास डायरेक्टरी स्ट्रक्चर रिएक्ट का होता है, कैसे हम यूज़ करते हैं उसको। अपने नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे रिएक्ट के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट करना स्टार्ट करेंगे, उसको कम्प्लीटली हम देखना स्टार्ट करेंगे कैसे हमारे पास हुक्स वगैरह रिएक्ट में काम करती हैं और क्या यूजेज है उनका। कीप वॉचिंग।